गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से ये सारे लाइव आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताना जी, साउंड और वीडियो क्लियर है? साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। साउंड और वीडियो क्लियर है ना बच्चे? ओके जी, ओके ओके, ग्रेट 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 जी। नमस्कार नमस्कार। मैं यहाँ पे चैट खोल लूँ यार, चैट नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पे चैट मिल जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आपकी चैट अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाऊंगा। अनिल वर्मा, शेखर मिश्रा, आमिर खान। अरे आमिर खान जी, आपके तो फैन है हम, है ना आमिर खान जी? चलिए बहुत अच्छी बात है। आमिर खान भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की, ये सुन के अच्छा लगा। चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जो आपको, वो है जो आरआरबी जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है। आरआरबी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। काफी बच्चों का ये आता है कि सर हमारे पास जो है जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं। अशोक कुमार, बीटेक में 4 साल आपके वीडियो देख के प्लेसमेंट हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है जी, मुबारकें बहुत बहुत, थैंक यू। आपकी प्लेसमेंट आपकी वजह से होती है, मेरी वजह से कुछ नहीं होता है। मेरी वजह से कुछ नहीं होता, आपके अंदर पढ़ने की लालच, पढ़ने की क्षमता होती है, तभी आपका क्लियर होता है। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट रखें चीजों को। और देखिए फुल लेक्चर जो है वो तो ऐप में आपको अवेलेबल है, वो सब कुछ फुल लेक्चर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उनको समझने में। अब मैं कोशिश करूंगा जो आपको थर्मोडायनेमिक्स करवाऊंगा थोड़ी क्विक चीजें करवाऊं, जिससे आपको जल्दी से रिवीजन हो सके। तो पहली बात तो हमें ये पूछते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स हम बात करते हैं तो थर्मो और डायनेमिक्स दो वर्ड्स को मिलकर बना है। थर्मो मतलब हम मोस्टली इससे रिलेशन किससे लगाते हैं? हीट से। टेम्परेचर या थर्मल हम यूज करते हैं हीट को। और हमारे पास डायनेमिक्स क्या है? जो है मोशन में, जो चीज मोशन में हो, हीट जब मोशन में होती है उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास आई एम हीट एंड आई एम मूविंग। अब यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है, हीट मूव कर रही है लेकिन दिखती नहीं है, हीट एनर्जी इधर से उधर जा रही है लेकिन दिखती नहीं है। और यही हीट एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहां पे? बाइक में देख लो, कार में देख लो, स्टीम इंजन देख लो, इतने इंजन है, जितने तरह के इंजन आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे हीट एनर्जी पे तो चल रहे हैं। और क्या चल रहे हैं? तो वो क्या कहता है, तो हम डायनेमिक्स को कैसे समझेंगे? हम कहेंगे थर्मो प्लस डायनेमिक्स, हीट और ये मोशन में है। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे। फिर मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं। आप में से किसी को लगता हो नहीं सर डिटेल में बताइए, तो ये डिटेल में नहीं है वीडियोस, ये उनके लिए जिनको पहले से कुछ आता है, अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी से। तो हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस दैट डिस्क्राइब्स हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हाउ इट अफेक्ट द मैटर, और ये मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है।
ये क्या इफेक्ट डालती है। ओके, चलिए मैं आपके कमेंट्स बीच में नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। ध्यान एक ही तरफ हो सकता है, ध्यान बड़ी जबरदस्त चीज है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स का एक डेफिनेशन कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। और पुराने के जमाने की बात करें, हीट एनर्जी तो भाई साहब पुराने आदि मानव जला रहा था, ये हीट जला रहा था, इनको पता थोड़ा ना था कि ये हो सकता है। वो जला तो पहले से रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये एनर्जी हमें कहीं लेके जा सकती है। हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे, पेट्रोल जलाएंगे, हम कोयला जलाएंगे और हम बैठ जाएंगे, बैठ के कहीं पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं कि हम बहुत सियाने हैं, हम बड़े समझदार हैं, इन चीजों को बनने में पुश्तें लग गई हैं हमारी, और हम अकड़ के बैठ जाते हैं, हमें बहुत अकल है। तो ये देखो, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करते हैं। देखो, अब मैं आपको बेसिक पार्ट है उसके बारे में बातें करूंगा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में पहली बात तो ये समझो कि हमने करना ही क्यों है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही क्यों है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही क्यों है। जब भी हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक इंजन है, अब इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये इस तरह से है। इसके अंदर मैं कहता हूं कि यहां पे पेट्रोल जो है वो जल रहा है। अब पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल जलने से हमें पावर मिल रही है, पावर मिलती है तो हमें ये वर्क डन देता है। क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील चलता है, आगे टायर चलते हैं, चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी यहां पे क्या हुआ, हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कितनी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई है, कितनी हीट एनर्जी, सिर्फ 20%, 15%, बाकी सारी वेस्टेज में जाती है। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं निकलती है। अब इसी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसको इस तरह से पढ़ेंगे ताकि उसको हम एफिशिएंसी को बढ़ा सके। अब उसके लिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है क्या, क्या बोले, किस चीज को हम क्या बोले, क्या कहेंगे, चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़े, क्या करें, क्या किस चीज की हमने इंप्रूवमेंट करनी है। तो हम जिसके ऊपर काम करेंगे, जिसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसी को हम सिस्टम बोलेंगे। क्योंकि हमारा फोकस बड़ा जबरदस्त है। आपका जहां भी फोकस पड़ जाता है ना, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम बन गया। अगर आप किसी को देख रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, आपको सिर्फ वही दिख रहा है, तो वो सिर्फ आपका वही सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है, जो आसपास की दुनिया है, आसपास की दुनिया, शाही दुनिया जो है, वो सारा सराउंडिंग बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि एक होगा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। अब यूनिवर्स भाई साहब कोई एंडिंग तो है नहीं, है ना, एंडिंग तो है नहीं यूनिवर्स की। हम क्या करेंगे, एक सिस्टम के ऊपर यहां पे पढ़ाई करेंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। अब सिस्टम जो होगा तभी सिस्टम कहलाएगा जब उसकी कोई बाउंड्री होगी, और इसके अलावा जो भी दुनिया में यूनिवर्स में चीजें होगी, वो सारी सराउंडिंग होगी। लेकिन हम दूर की दुनिया का क्या देखें, हम तो सिर्फ इतना आसपास ही देखेंगे ना, हमें तो उसी से मतलब है जो आसपास उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अब मैं यहां पे बैठ के कहूं कि यार कनाडा में बहुत ठंड पड़ रही है और मुझे ठंड लग रही है, तो फायदा नहीं है ना। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, कनाडा कहां, इंडिया कहां, कनाडा की ठंड यहां थोड़ा ना असर कर रही है। तो उस सराउंडिंग की बात नहीं करेंगे, है तो यूनिवर्स सारी सराउंडिंग है, लेकिन हम बात करेंगे आसपास जो उसके ऊपर इफेक्ट करे सिस्टम के ऊपर। तो हम सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख लेंगे, ओके, ये डेफिनेशन लिख लेंगे और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम क्या है, मैं स्पीड पे करा रहा हूं इसलिए स्पीड से लिख लो। अ सिस्टम इज अ मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय
बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है सराउंडिंग से सिस्टम को अलग कर देती है। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉल्ड यूनिवर्स। तो आपको कभी कोई पूछे तो यूनिवर्स क्या है, तो हम कहेंगे यूनिवर्स है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये हम इसको बता देंगे, ये सराउंडिंग्स है। ओके, ठीक है सर, ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। आगे करें, आगे करें क्या, चलिए आगे देखिए, इसका हम क्या कहेंगे, ये होगा सिस्टम और सराउंडिंग की बातें। अब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री है जो डेफिनेशन में हम चले, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती चीज क्या है, बाउंड्री है। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, ये फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है, याद रखें इस बात को। फिक्स्ड बाउंड्री, रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैस। अब फिक्स बाउंड्री क्या है कि कोई भी फिक्स बाउंड्री आप इतना ऐसी एग्जांपल देंगे जो हमारे ना पल्ले नहीं पड़ती, ऐसे रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैस, है ना, सीधा कह दे मेरे भाई प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। अब ऐसी एग्जांपल देने को कोई राजी नहीं है, बुक वाला लिख देगा रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैस। अब भाई साहब क्या करें, आपको बोले डेफिनेशन देनी पड़ेगी, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेशन नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिंपल भाषा में भी समझना पड़ेगा। ये क्या है, एक प्रेशर कुकर। अब जो प्रेशर कुकर है वो एक फिक्स बाउंड्री लेकर चल रहा है। वो क्या लेके चल रहा है, फिक्स बाउंड्री है उसकी बाउंड्री हिल नहीं रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस तरह से है, ओके, इस तरह से है, और इसके अंदर कोई गैस फिल की है। आप इसको अगर गर्म करोगे तो पिस्टन ऊपर की ओर उठ जाएगा, उड़ जाएगा ना ऊपर की ओर, मूवेबल हो गई बाउंड्री, क्या हो गई, मूवेबल। आगे चलिए, आगे चले। अगर किसी को फिर से लगे कि नहीं सर स्पीड है, तो भाई माफ करना, स्पीड इसी तरह रहेगी, तभी हमारा क्लियर हो पाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हमारा क्लोज सिस्टम है, यहां ये क्लोज सिस्टम है। आपको सिस्टम की 3 टाइप्स मैं बताऊंगा, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। अभी मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्टम जो है, टाइप ऑफ सिस्टम, इस तरह से लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स है, कौन कौन से हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। अब ये क्या है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर से मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर सके, उसमें से बाहर जा सके। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, मास और एनर्जी। हीट एनर्जी की बात करें तो एनर्जी, तो मेरे पास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करके निकल जा सकें। तो मेरे पास ओपन में मास भी निकल के जा सकता है और एनर्जी भी बाहर निकल के जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए ओपन कोई भी बर्तन रख लीजिए, पतीला रख लीजिए, आप कोई भी चीज रख लीजिए ऐसी जो खुली पड़ी है, आप उसको गर्म कर रहे हो, पानी है गर्म कर रहे हो, तो आप उसमें देखोगे हीट एनर्जी बाहर तो निकल ही रही है, साथ में वो देखोगे वाष्पीकरण के कारण पानी भी बाहर निकल रहा है, पानी भी बाहर गया और हीट एनर्जी भी बाहर गई, तो दोनों चीजें सिस्टम से बाहर जा सकती हैं। वहीं हम देखेंगे क्लोज सिस्टम में, तो मास बाहर नहीं जा सकता, एनर्जी बाहर जा सकती है। जैसे प्रेशर कुकर में हम देखें, वहां पे हमारे पास क्या है, मास नहीं बाहर जा रहा, लेकिन एनर्जी को कहां से रोक सकते हो आप देखो प्रेशर कुकर को साइड में हाथ लगा के गर्म दिखेगा ना, वो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। हम जब देखें आइसोलेटेड क्यों, ना तो इसमें मास और ना ही एनर्जी क्रॉस कर पाती है बाउंड्री को, ना ये ना वो। तो इस तरह से हम 3 चीजों को हम समझते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड इस तरह से है। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ओपन सिस्टम में देखेंगे टरबाइन है, पंप है, कंप्रेसर है। क्लोज सिस्टम में आप देखोगे पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व्स है,
पिस्टन अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले कि ये सिस्टम, देख लेना, इसको स्पेशल लिख रहा हूं हाईलाइट करके, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्स, अगर ऐसे लिखा हो तो ये है क्लोज सिस्टम, अगर लिखा हो पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्स तो ये ओपन हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्स ऐसे लिख दे, ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम बन जाएगा, ओपन सिस्टम बन जाएगा। और आइसोलेटेड में देखें तो यूनिवर्स है, पूरे का पूरा यूनिवर्स है, वो भी एक तरह से आइसोलेटेड है कि यहां से तो ना मास बाहर निकल सकता ना एनर्जी बाहर निकल सकती। हॉट कॉफी इन परफेक्टली आइसोलेटेड थर्मस, थर्मस देखी है जिसमें आप चाय रखते हो, उसके अंदर ना तो मास बाहर आता है और ना ही एनर्जी बाहर जाती है, तभी तो चाय ठंडी नहीं होती ना, तभी तो चाय ठंडी नहीं होती है। ठीक है सर, ओके जी, चलिए आगे चलिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? पहली बात हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम पहले समझेंगे क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम जो है दो वर्ड से बना है, इक्वी और लिब्रियम दो वर्ड से बना है और दोनों वर्ड अलग अलग है। इक्वी का मतलब है इक्वल और लिब्रियम वर्ड लिया है लिब्रा से। लिब्रा क्या है? तुला राशि, हिंदी में जब लिखते हैं तो तुला राशि, तुला क्या है? बैलेंस। इस तरह से जो सब्जी वाले देखते हैं, आप जो भी दुकानों में देखते थे, पलड़े, दोनों पलड़े बराबर आ जाते हैं, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे जब तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में हो। क्या क्या? जब भी थर्मल मतलब उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, दो चीजें अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस की बैलेंसिंग सही होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल पोटेंशियल जो है वो भी इक्वल आ जाए। तीनों जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में होंगे तभी हम क्या कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तब जब ये तीनों होंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एक तो बच्चों को ये नहीं पता लगता कि प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं डिप्लोमा बीटेक कर ली, अब आप हंसोगे सर, आपको भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था यार, क्या बोलूं, ऐसे झूठ क्यों बोलना, हमें भी नहीं आता था डिप्लोमा बीटेक में, पता नहीं कैसे डिप्लोमा बीटेक किया, मुझे भी नहीं पता। अब उस टाइम में प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नहीं पता तो आगे क्या चले। प्रॉपर्टी है किसी के बारे में जानकारी लेना, किसी के बारे में बताना कि इसके बारे में क्वालिटी या इसके बारे में कुछ बताओ यार, है क्या। अब मैं कहूंगी, मान लीजिए मैं आपको किसी से मिलाता हूं कि भाई साहब ये दोस्त है मेरा, इससे मिलिए, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ये है वो है, उसके बारे में मैंने बता दिया ना कुछ, तो वो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। इवन हम सामने वाले की पोस्ट देखकर ही बात करते हैं उससे। अगर मान लीजिए आपके पास बस में आकर कोई बैठ गया ना, उसने कह दिया कि मैं वकील हूं या मैं इस पोस्ट पे हूं या मैं एसडीओ लगा हूं, आपकी आवाज ही बदल जाएगी उनके लिए। या वही बंदा जब आके बैठ जाए और आप पूछो क्या करते हैं, सर मैं ऑटो चलाता हूं, आपका नजरिया ही बदल जाएगा, चाहे झूठ बोल रहा हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। इसी तरह सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। अब सिस्टम की प्रॉपर्टी का मतलब, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास एक पिस्टन, एक कोई भी सिलेंडर पड़ा है ऐसे, ये लो, मैं कहता हूं कि इसके अंदर गैस है, ऐसे लिख देता हूं गैस, बस, और कुछ नहीं लिखता। मैं कहता हूं गैस है इसमें, आप कहोगे सर मरवाओगे क्या, कौन सी गैस है बताओ तो सही। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप नाइट्रोजन है, कौन सी गैस डाल के लेकर आए हो इसके अंदर, ये तो बता दो। ऐसे थोड़ा ना कि गैस है, अच्छा बताना पड़ेगा, हाँ चलो मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीजन है। चलिए फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन बताने से आपको नहीं सर सिर्फ ये बताने से काम नहीं बनेगा। अब मेन बात आती है कि ये किस प्रेशर पर है, कितने प्रेशर पर ये भरा हुआ है इसके अंदर। अब कहोगे सर प्रेशर से क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है, आपको बताऊं। कम प्रेशर पर
कम प्रेशर पर अगर ज्वलन प्रक्रिया हो, कंबस्टन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए मैं एक कागज लेता हूं, एक कागज का टुकड़ा सामने रख दूं और उसको आग लगाऊं, क्या आप डरोगे? आप डरोगे? आप बिल्कुल नहीं डरोगे, बिल्कुल भी नहीं डरोगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं क्या करूं, एक कंप्रेस्ड एयर लेकर आऊं, एलपीजी, एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है हाई प्रेशर पर उसके अंदर डाली हुई है। अगर मैं कहूं 1 मिनट आना यार, ये मैं आग लगाऊं इसका, आप कहोगे पागल हो गए सर, धमाका कराओगे। क्यों धमाका? प्रेशर। आग नहीं खतरनाक, प्रेशर ज्यादा खतरनाक है। अकेली आग का कोई फायदा नहीं है, प्रेशर बहुत जबरदस्त चीज है। तो आप कहोगे सर इसका प्रेशर बताओ कितना है। मैं कहूंगा सर चलो मैं बता देता हूं प्रेशर, ये वैल्यू है प्रेशर की। आप कहोगे सर है कितना इसके अंदर, ये तो बताओ, तो वॉल्यूम तो बता दो इसका कितना है। और तीसरी चीज हम कहेंगे कि टेम्परेचर भी बता दो इसका कितना है। तो ये मेन आ जाती है, इसको हम प्रॉपर्टी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी है कितनी इसकी। और फिर वही बात कि सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि भाई साहब आप बता सकोगे कि आपकी जो प्रोसेस हो रही है, हाई प्रेशर से लो जा रहे हो, लो प्रेशर से हाई जा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, आप ये चीज बता सकोगे। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे, प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन एंड आर एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब कुछ ये एक पॉइंट फंक्शन होते हैं। ये सब मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा प्रॉपर्टी के बारे में, पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, आगे भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब मेरे पास दो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जैसे कि सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा आपको देता हूं, एक मग लीजिए पानी का, एक बाल्टी लीजिए पानी की, एक बाल्टी लीजिए, ओके, इसके अंदर मान लीजिए ये थोड़ा सा ही पानी है, कप है, मग है, मान लीजिए, ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम पानी है, मान लीजिए, इस तरह से मान लेता हूं, और इसके अंदर है मान लीजिए कि 20 किलो पानी, 20 किलो पानी, लेकिन दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है। तो मेरे पास टेम्परेचर को कोई फर्क पड़ा? टेम्परेचर को कोई फर्क है? मास से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर को मास से कोई लेना देना नहीं है। सो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। लिख लो इसको जल्दी से, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एक वर्ड आ जाता है यहां पर, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे सर डेंसिटी इंटेंसिव कैसे है? तो डेंसिटी अगर देखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों को लगता है सर मास आ गया इसके अंदर, तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना मास पे। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अगर मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो मैं कहूंगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी जितना मर्जी हो, डेंसिटी थोड़ा ना चेंज होगी। अगर चाहे आपके पास एक मग में पानी है, चाहे समंदर में पानी है, मेरे पास वही डेंसिटी है। अगर डेंसिटी वही निकल रही है तो मास पे कहां डिपेंड की? मास पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी बात, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसके आगे स्पेसिफिक लग जाए, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लो इसको। तो ये कौन सी बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखो जल्दी से लिखो इसको। क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फिर मत कहना कि सर ये तो क्वेश्चन आ गया, हमें पढ़ा नहीं था हमने और हमें आ गया। तो आपको आएगा ये क्वेश्चन, फिर मत कहना कि ये क्वेश्चन आ गया। देखो, अगर कौन कौन सी कहें, टेम्परेचर,
प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक एंथैल्पी, यहां पे है स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको मास के ऊपर डिपेंड करती है, जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके अंदर हम देखें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? दोज प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास, जैसे कि वॉल्यूम मेरे पास 1 लीटर पानी है, अगर मैं उसका मास कम कर दूं तो आधा लीटर रह जाएगा, आधा मास कम कर दूं आधा लीटर रह जाएगा। वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एनर्जी चाहे जैसी भी एनर्जी हो, इसको लिख लीजिए ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जितनी भी है सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप चाहे देखो हाफ mv², m आ गया और मास आ गया उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी देखोगे मास आ जाएगा। जितनी ज्यादा आपके पास मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर, वो तो पहले लिख ले। इंटेंसिव इसमें मत लिखना, है ना, इसमें इंटेंसिव है ये, इंटेंसिव, ठीक है। इसको चाहे ऑल उसी में लिखा दिया मैंने, इसको रहने दो, इसमें मैंने उसमें लिखवा चुका हूं, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए उसको। आगे चलते हैं। समझ भी आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? साउंड वीडियो सब क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए जल्दी से। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इन चीजों को समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? एक आता है पॉइंट फंक्शन, एक आता है पाथ फंक्शन। देखिए पॉइंट फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन एक पॉइंट पे डिपेंड कर रहा हो, उसको लेना देना ना हो कि उसकी हिस्ट्री क्या है। किस तरह से? एक बार लिख लो, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ हिस्ट्री। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो है ये हमारा पॉइंट फंक्शन आते हैं। पाथ फंक्शन क्या है? डिपेंड्स ऑन द पाथ हिस्ट्री, वर्क और हीट। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में आपको पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस बताता हूं। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में, फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? देखो मेरे पास जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो पिछली कोई हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं उसे। मैं कहता हूं कि इस टाइम मान लीजिए मैंने 11 बजे चेक किया, तो एक प्रेशर और वॉल्यूम किसी का चेक किया तो पता लगा वॉल्यूम कम था, प्रेशर ज्यादा था, इस पॉइंट पे चीज थी, मान लीजिए 1 पॉइंट पे थी। 12 बजे आपने चेक किया तो उस टाइम प्रेशर थोड़ा कम, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो यहां पर वैल्यू आ गई 2। अब जब 2 पे जब यहां पे कोई चीज पड़ी है इस पॉइंट पे, कितने बजे? 12 बजे, 12 PM पे हमने चेक किया ये। अब इसको कोई लेना देना है पीछे से? कोई लेना देना नहीं है। कहां से आई, कैसे आई, इस पॉइंट पे कैसे आई, कोई लेना देना नहीं। इसको कहते हैं हम पॉइंट फंक्शन। जो भी होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनको कोई लेना देने नहीं है कि पीछे किस तरह से आए, कौन से पाथ से आए। आप ऐसे आए, आप ऐसे आए, आप ऐसे आए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही बात करेंगे हम जब मेरे पास वर्क और हीट की। तो मेरे पास क्या होगा, यहां पे पॉइंट था, एक पॉइंट यहां पे था। अब मैंने वर्क ट्रांसफर किया है। वर्क ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पॉइंट से आप 2 पॉइंट तक आए हो, कौन से पाथ से आए हो? इससे, 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 किस पाथ से 2 तक पहुंचे थे हो? जैसे पाथ से पहुंचोगे उसी हिसाब से वर्क डन होगा। अब मान लो मेरा घर यहां पर है और आपका घर यहां पर है, ठीक है। आपको ये एक कच्चा रास्ता पड़ता है, एक है पक्का रास्ता है, लेकिन वो पूरा 4 लेन बना हुआ है, 4 लेन हाईवे बना हुआ है। आपके पास कार है तो आप कहते हो कि कार से मैं आ जाऊंगा। तो ये एक वर्क डन यहां से होगा, ऐसे वर्क डन करेंगे। एक होगा कि आप पैदल आ गए तो वर्क डन इस तरह रास्ते से होगा।
तो कौन से रास्ते से आप जा रहे हो उसी हिसाब से वर्क डन होगा। तो वर्क ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, वो दोनों ही एक पाथ फंक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि पीछे की हिस्ट्री कैसे रही थी, किस तरह से आया था। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे कि ये एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज ए प्रोसेस। एक स्टेट है, स्टेट क्या है? जिस टाइम में आप जिस लेवल पे खड़े हो उसको हम स्टेट बोलते हैं कि इस टाइम आपकी स्टेट क्या है। मैं कहता हूं कि मैं इस तरह से दिखाता हूं आपको कि ये मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा था, प्रेशर था 1, यहां पे मैं लिख देता हूं मान लीजिए P और V, प्रेशर था इतना और वॉल्यूम था इतना, तो ये पॉइंट बन गया 1 और ये 2 पॉइंट बन गया। यहां पर मान लीजिए प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा आ गया, तो इस पे पॉइंट पे आ गई 1 और 2। अब ये जो 1 से 2 आना है ना, ये एक प्रोसेस कहलाएगा। क्या? क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट की जो चेंज है उसी को हम प्रोसेस बोल देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो आगे भी उसी तरह से जाए और पीछे भी उसी तरह से वापस आ जाए, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम उसी पाथ पे जाएंगे लेकिन वापस उसी पाथ से नहीं आ पाएंगे, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। रिवर्सिबल में लिखेंगे प्रोसेस व्हेन रिवर्स्ड इन डायरेक्शन फॉलो द सेम पाथ as that of the forward path without leaving any effect on the system or surrounding। ना तो वो सिस्टम पे कोई इफेक्ट छोड़े ना सराउंडिंग पे छोड़े, वो सिर्फ अपना काम कर दे, उसी पाथ से जाए उसी पाथ से आए। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैं कहूं ना कि यहां से पैदल चलो और सेम एग्जैक्ट रास्ते से, एग्जैक्ट मतलब हल्का फुल्का भी पैर इधर उधर नहीं होना चाहिए और आपके हीट एनर्जी बॉडी की बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऐसा हो। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज नॉन एज इरिवर्सिबल। ऑल एक्चुअल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हर एक प्रोसेस दुनिया में कौन सी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी ऐसी नहीं है कि जो रिवर्सिबल हो। पहली बात तो ये भूल ही जाओ दुनिया में कोई रिवर्सिबल चीज है, भूल जाओ, है ही नहीं। तो फिर कहेंगे बच्चे कहेंगे पढ़ना ही क्यों है? पढ़ना इसलिए भाई साहब कि हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ असम्पशंस लेके चलनी पड़ता है, कुछ थ्योरेटिकल बातें करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें पढ़ना है। वैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट हैं उनको याद करें। अ सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगॉन अ साइकिल व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे सेम हो तब हम क्या कहेंगे? वो एक साइकिल में कंप्लीट कर दिया। मान लीजिए मैं आपको यार दुनिया ही एक साइकिल है, पता है? दुनिया ही एक तो ना हम साइकिल, हमारा वर्ड, हम जो फंसे हुए हैं ना वो हिंदी और इंग्लिश के बीच में फंसे हुए हैं। अब साइकिल, हम जब मैं बोलता हूं साइकिल, आपके दिमाग में आता है कि बाईसाइकिल है ना, साइकिल वो वाला साइकिल दिमाग में आता है। लेकिन साइकिल का मतलब हम चीज को नहीं लेना। साइकिल एक वर्ड है। चाहे वाटर साइकिल की बात करो, आप लाइफ साइकिल की बात करो, आप किसी भी साइकिल की बात करो, आप देखोगे वहीं पर चीज घूम के वापस आ जाती है, घूम के वहीं पे वापस आ जाएगी। पता नहीं क्या चल क्या रहा है दुनिया में। आप देखोगे हर एक चीज जहां से चलती है घूम के वहीं वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो लाइफ साइकिल कह लो, आप चाहे वाटर साइकिल कह लो, आप जो भी साइकिल की बात करोगे सब एक जगह से घूमकर वापस वहीं पर आ रहे हैं। तो ये एक साइकिल बन जाता है। अगर मैंने यहां से शुरू किया, अपना काम किया, 2 पर आया, वापस चला गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 1 से 2 गया और 2 से 1 आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल हम क्या कहेंगे? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप देखो, आप भी देखो, सुबह उठते हो, उठा, खाना खाया, कॉलेज गए, ऑफिस गए, जहां जाना है गए, वापस आए, साइकिल कंप्लीट, सो जाओ, काम खत्म। सूठो ढू ढू साइकिल, ढू 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 साइकिल चल रहा है, बस आगे पीछे चल ही जा रहा है, एक साइकिल चल रहा है।
तो इसी तरह हम जब देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ जाए तो हम एक साइकिल कहेंगे। फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो, याद रखें इसको याद रखें, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो। आपने देखो, आप रात को सो के उठे हो, मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात बताता हूं। अब रात को सो के उठे हो, खाली पेट हो, हम कहते हैं ना खाली पेट है। अब खाली पेट आए, खाना खाया, मम्मी पापा ने खाना दिया, सारा दिन काम किया, सारा दिन काम करके वो एनर्जी खत्म करके वापस आ गए, सो गए, सुबह उठे फिर खाली पेट। आपने जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी दे दी, तो बचा क्या, शून्य, जीरो बचा आपके पास, जीरो बचा आपके पास। तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक साइकिल में जीरो होगी, याद रख लो इसको। A frictionless quasi-static process is called a reversible process, इसको भी याद लिख लो। कोई भी जो quasi-static process होगी और वो frictionless होगी तो वो एक reversible process होगी, इसको लिख लो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा बोलता है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर कहोगे सर ये क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखिए गिब्स फेज रूल क्या है, ये भी आप याद रखें। गिब्स फेज रूल क्या है, इसमें फॉर्मूला याद रखें, P + F = C + 2। इस तरह से आप इसको याद कर लो, सीधा सीधा। इसमें से अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से फॉर्मूले में पुट कर देंगे। गिब्स फेज रूल, P + F = C + 2। अब P क्या है, P है नंबर ऑफ फेजेस। किसी चीज में नंबर ऑफ फेज कितने हैं, मेरे पास कोई चीज पड़ी है, उसके अंदर फेज कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, क्या है, क्या सॉलिड है, लिक्विड, जितने नंबर ऑफ फेजेस। अगर अकेला सॉलिड है तो P1 आ गया। अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों है तो फेज हो गए 2। अगर तीनों है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है, तो 3 आ गए हमारे पास फेज। हम F की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम F को देखेंगे। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है। कंपोनेंट कितने हैं, इफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देन C = 2। मान लीजिए किसी के अंदर 2 चीजें हैं, 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो हमारे पास वो C 2 बन जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इसे निकाल सकते हो, F निकाल सकते हो। वो वही बात कि जब हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, ये फिर अगेन कहता हूं, ये एक शॉर्ट वीडियो है, ताकि कोशिश तो यही कर रहा हूं शॉर्ट, लेकिन क्या करें, फिर भी देख लो, तो पढ़ाते हुए 36 मिनट तो फिर भी हो गए, ठीक है। कोशिश तो ये कर रहा हूं कि 1 घंटे 2 घंटे में बहुत कुछ करवा दूं, लेकिन हो नहीं रहा मेरे से। स्पीड जितनी मर्जी कर लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकते हैं। देखिए उसके बाद हम देखते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ को पहली बार जीरोथ लॉ इसलिए कहा जाता है कि ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद में हुआ था, इसलिए हम इसको जीरोथ लॉ बोलते हैं। याद रखें, जब भी क्या कहते हैं कि 2 बॉडी, मान लीजिए कि A बॉडी है कोई, यहां पे B बॉडी है और ये C बॉडी है। अगर कहता है कि A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो याद रखिए A और C भी बराबर होगा। अब ये जब पढ़ते थे ना हम, हमें हंसी निकलती थी, ये क्या मतलब, ये कोई लॉ है, मतलब मेरे चाचे का लड़का मेरे बराबर का है और मेरे मामे का लड़का मेरे बराबर का है और मेरे चाचा के बेटा और मामा का बेटा दोनों आपस में बराबर है। क्या कह रहे हो यार, ये कोई बात है, हंसी निकलती थी इसको, ये कोई लॉ हुआ। बाद में समझ आया क्या कहना क्या चाहता है, ये बाद में समझ आया, ये पहले नहीं समझ आया, ये क्या कह रहा है। अब देखो क्या है, when a body A is in thermal equilibrium with the body B and also separately with the body C, then B and C will be in thermal equilibrium with each other। है ना, इतनी सी बात है। अब समझो इसको, क्या कहता है जीरोथ लॉ, क्या कहता है, हमारे पास देखो, मान लीजिए कि एक इस तरह से एक ट्यूब ले ली। अब आपको मैं कहूं कि जो आपका थर्मोमीटर है वो आपको टेम्परेचर नहीं बताता। क्या हो गया, अरे क्या कह रहे हो सर, थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं बताता, और क्या करता है, थर्मोमीटर सिर्फ एक काम करता है कि उसके अंदर गर्म होकर मरकरी फैलती है, बस, और कुछ नहीं होता। ये तो हमने इंटरप्रिटेट किया है उसको कि कौन से टेम्परेचर पर मरकरी कितना फैलेगी
और कुछ कितना कांटेक्ट हो जाएगी, ये हमने इंटरप्रिटेट किया है कि टेम्परेचर जो है वो क्या असर डाल रहा है हमारी मरकरी की लेंथ पे। बस हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारे मरकरी का, वो ये सब इक्वल कर लेते हैं हम, इसके बेसिस पे टेम्परेचर मेजर होता है, वैसे कोई चीज नहीं है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या असर है, तो रेजिस्टेंस वाले थर्मोमीटर बन जाएंगे। टेम्परेचर का वॉल्यूम पे क्या असर है, तो वॉल्यूम वाले थर्मोमीटर बन जाएंगे। टेम्परेचर का प्रेशर पे क्या डिफरेंस अपने इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम देखेंगे प्रेशर वाले बन जाएंगे। जैसा भी इफेक्ट पड़ेगा हम कह देंगे भाई साहब इतना टेम्परेचर है। अब चाहे आप कहोगे जी मैं, इतने बुजुर्ग सियाने थे ना, हम तो उल्लू है, एक नंबर के उल्लू है, हमें कुछ नहीं पता यार। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं पता, हमें जीरो नॉलेज है। हमारे दादा परदादा ऐसे थे जो ना पत्तों को देख के भी टेम्परेचर बता सकते थे। पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते जो ट्री के, उनका भी देख के, कलर देख के बता देते कि गर्मी किस लेवल की पड़ रही है। वो एग्जैक्ट, चलो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 47.7 डिग्री 5 डिग्री ऐसे नहीं, लेकिन बहुत दिमाग तेज चल रहा है कि उनको इधर उधर एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पता लग रहा है टेम्परेचर का। हमें नहीं दिख रहा, हमें तो अपनी बॉडी पे नहीं पता लगता। हम चल रहे हैं, गर्मी लग रही है, बस कितना है कितना, इतना कुछ नहीं समझ आता। तो ये समझ जो है वो काम नहीं करती। अब जीरोथ लॉ ने ये समझा दिया कि भाई साहब अगर इसके अंदर, ट्यूब के अंदर मरकरी डालोगे और वो मरकरी कितनी फैलेगी, 100 डिग्री पे होगा कोई टेम्परेचर तो कितनी फैल जाएगी। और पानी बॉयल करेगा, बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री, तो ये कितना मरकरी फैल गया। जब पानी ठंडा हो जाएगा, बर्फ में डालेंगे, तब मरकरी कितना होगा, बस इतना सा उसने बताया। अब उसी के बेसिस पे हमारे अलग अलग थर्मोमीटर बन गए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए हम देखते हैं। अब टाइप ऑफ थर्मोमीटर देखें तो रेजिस्टेंस वाले में, अगर रेजिस्टेंस का देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रेजिस्टेंस पे, तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज ये हमारा मेन बन जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं। थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट, इसको लिख लो। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस तो इसका आइडल गैस इक्वेशन, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर तो आइडल गैस इक्वेशन। इसमें भी हम देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और डेली जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं प्लीज एक बार अटेंडेंस लगा दो, एक बार अटेंडेंस लगा दो। आपको लगता है कि सर मैं डेली आपकी क्लास लगाऊंगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मैं डेली क्लास आपकी लगाऊंगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना आपको जल्दी क्लियर कर सकूं उतना फायदा मिले आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे और ज्यादा हम क्वेश्चंस करें, 24 नंबर पेज आगे चलते हैं, ठीक है, और ज्यादा चीजें करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक और पीपीटी इसके अंदर डाल लेता हूं। पीपीटी अलग अलग बनी पड़ी है हमारे पास, तो उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस जो है और चीजें जो है वो सारी करेंगे। राम राम, हरे कृष्ण, जिस चीज के जय है सारी की जय, अल्लाह वो अकबर, जो भी आप बोलना चाहे सबकी जय मेरी तरफ से, तो है ना, मेरी तरफ से सबको जय। सब मेरे प्रिय हैं, सब खुश है, ठीक है। चलिए, अब हमें नहीं पता हम कौन है, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं है, जो मर्जी बोल लिया करो। देखो, अब देखो हमारे पास जो आ जाता है कि थर्मोडायनामिक्स के आगे हम समझेंगे थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किसने की। तो भाई साहब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे तो थर्मोडायनामिक्स जो है समझ आने स्टार्ट हुई कि थर्मोडायनामिक्स में चलना क्या है। तो सबसे पहले हमने ये जूल का एक्सपेरिमेंट देखा। जूल के एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि अगर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए एक पैडल डाल दिया पानी के अंदर, यहाँ पे उसने धागा कोई रस्सी लपेट दी और यहाँ पर ये मैंने उसका वेट लगा दिया। अब वेट जो है वो नीचे जाएगा तो वर्कडन होगा तो ये पैडल व्हील घूमेगा, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम कहेंगे लो जी हीट एनर्जी पैदा हो गई। और वर्कडन जो है वर्कडन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो हमने बहुत तालियां बजाई कि वर्कडन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उनको ये नहीं पता कि ये देखो लो जी हीट एनर्जी पैदा हो गई,
है ना, वर्क डन किया और हीट एनर्जी ये देखो कन्वर्ट कर दी ना मैंने, अभी खड़े खड़े कर दी। तो इसमें क्या बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि इसने वैल्यू बताई, कितनी वैल्यू क्या हुई, वैल्यू, क्योंकि वर्क डन जो है वो वर्क डन जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन कितना ये मैं नहीं बता सकता था। मैं ऐसे करके बता तो सकता हूं कि ये देखो वर्क डन जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कितना वर्क डन किया और कितनी हीट एनर्जी पैदा हुई कुछ नहीं पता। लेकिन ये भाई साहब ने बता दिया कि ये लीजिए इतना वर्क डन और इतनी एनर्जी पैदा होगी। लो जी, इससे हमारे जूल एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ आना स्टार्ट हुआ हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जेम्स जूल जो है उसने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, whereas जेम्स वॉट कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, इसको लिख लो, दोनों चीजें डिफरेंट है। ओके जी, अरे मेरे भाई चलो ठीक है, चलो देखो मेरे पास जेम्स जूल ने बताया, तो आप चाहे लिख लेना इसको। तो जूल भाई साहब ने क्या बता दिया, जूल भाई साहब ने ये बताया कि वर्क डन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमारा जेम्स वॉट भाई साहब से थे, वॉट जी ने क्या कर दिया, हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया, वर्क डन में कन्वर्ट किया। उसी के कारण जो है स्टीम इंजन वगैरह सारे बनने स्टार्ट हुए, स्टीम इंजन वगैरह बनने स्टार्ट हुए कि हम हीट एनर्जी को बदल सकते हैं वर्क डन में। और पुराने टाइम ऐसा था तब ना, जब ट्रेन चलती थी तो लोग हैरान हो जाते थे, भाई साहब ये देखो लोहा दौड़ रहा है, ऐसे बोलते लोहा दौड़ रहा है। तो वो उनको क्या पता कि ये क्या हो रहा था। ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था, उन्होंने इनके लॉ के बारे में हमें बताया था। ठीक है जी, चलिए तो हमने मेन क्या आ गया, Today there is a special need to study thermodynamics in present situation of energy crisis to develop devices using unconventional energy source like solar हो गया, solar heat energy होगी, ये हमें पढ़ना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब जो पेट्रोल कोयला ये तो हमने भाई खत्म कर देना है, मस्त खत्म कर देना है, और एनर्जी जो काम की एनर्जी वो खत्म कर ही जा रहे हैं हम। तो हम अब नॉन अनकन्वेंशनल जो है हमारे पास अनकन्वेंशनल एनर्जी हो उस पे आ जाए, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। होमोजीनियस सिस्टम हम कहेंगे अ सिस्टम हैविंग वन फेज ओनली, जिसमें सिर्फ एक ही फेज हो। अब आप में से कोई पता लगे कि फेज क्या होता है सर, फेज होता है जैसे सॉलिड लिक्विड गैसियस, इसको हम फेजेस बोलते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक ही फेज हो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या कहेंगे, जब हमारे पास एक वन फेज है ना, इसमें आप एक बार ये रहने दो, ये वाले एग्जांपल रहने दो, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सचर नहीं आएगा। ठीक है, इसको ले लो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस है। सिंपल सी बात कि आपने ये एक ही तरह का फेज रखा हुआ है, तो हम कहेंगे इसको होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। आगे चले, हेट्रोजीनियस सिस्टम, जिसके अंदर अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज नोन एज हेट्रोजीनियस सिस्टम, जिसमें ज्यादा आ जाए। तो उसमें वाटर स्टीम को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग फेज, लिक्विड आ गया और गैसेस आ गया। वाटर इसमें रहने दो, ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ी इसीलिए होगी मुझे लगता है। ठीक है, ज्यादा फेजेस आ जाए, जैसे मान लीजिए बर्फ भी पड़ा है और पानी भी पड़ा है, तो ये क्या आ गया, अलग अलग फेजेस आ गए, तो इसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, एक होता है एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर से हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए, इस तरह के सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने समझ लिया, चलते हैं आगे। एक आता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जल्दी से लिखो इसको। एक तो आप अगर सामने हो ना मेरे बच्चे, मजा आ जाए।
अगर आप YouTube पे देख रहे हो, YouTube पे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अगर पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो ऑल इन वन AE-JEE कोर्स को ज्वाइन कर लेना, AE-JEE कोर्स को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर उसमें आपको ये सारे कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, फास्ट थोड़ा सा, ताकि RRB JEE वाले जो गलती से जिनका क्लियर हो गया, हम मेरे पास कई बच्चों का हुआ कि सर मैं तो नॉन टेक्निकल की तैयारी ज्यादा कर रहा था, मेरा तो CBT 1 क्लियर हो गया लेकिन CBT 2 की कोई तैयारी नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रोस्कोपिक किसे कहेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। जब भी कभी हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम एक रैंडम हम किसी चीज के ऊपर स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा हम बारीक अंदर तक घुसते नहीं है, एक एक पार्टिकल के ऊपर नहीं देखते, उसके रैंडम हम एक देखते हैं, उसको एक एरिया डिफाइन करके उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में हम एक एक पार्टिकल के ऊपर जोर देते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, इस पार्टिकल का प्रेशर कितना है, इस पार्टिकल की क्या स्पीड है, इस तरह से हम देखते हैं, तो वो होता है माइक्रोस्कोपिक। जब हम इस तरह से नहीं देते वो होता है मैक्रोस्कोपिक। तो हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम एक्सप्लेन्ड बाय अ फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हैविंग मेजर्ड कांस्टेंट्स इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक क्या आ गया, जिसके अंदर हम कम करते हैं। आई होप ये आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी ना। अरे मेरे भाई ये ड्रिल चल रहा है शायद पड़ोस में, आवाज ज्यादा आ रही है ना, ये वो होगा यार। देखो पड़ोस को बोल तो सकते नहीं कि भाई काम मत कर, तो ड्रिलिंग मशीन चल रही है। चलिए ध्यान दीजिए इस तरफ। तो हमारे पास क्या है कि ये मैक्रोस्कोपिक है जब हम फ्यू ऑफ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक में हम पूरा एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान देते हैं। माइक्रोस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंटेंट इन द सिलेंडर ऑफ द इंटरनल कंबस्शन इंजन आर अज्यूम्ड टू बी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स all having the same mass and having each velocity independent of the other। तो हम क्या कहेंगे, एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर जब स्टडी की जाए, कोशिश की जाए कि हम उसके ऊपर फोकस कर सकें, ज्यादा पढ़ सकें, उसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। ये हो चुका है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो चुका है, पाथ फंक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है, अब आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या होता है क्वासी स्टैटिक? क्वासी का मतलब होता है उसके जैसी, स्टैटिक मतलब रुकी हुई। जब कोई चीज चल रही हो लेकिन ऐसे लगे कि चल नहीं रही, जैसे कि आपके पापा आपको बोलेंगे बेटा सामान लेकर आ, आप जा रहे हो मरियल हालत में ऐसे उठ के धीरे धीरे चल रहे हो, या मोबाइल में ध्यान है आपका, धीरे धीरे चल रहे हो, तो आपको क्या कहते हैं, मरले चल ले, थोड़ा सा हिल ले। तो आप वो क्या, आप हिल तो रहा हूं, चल तो रहा हूं, लेकिन लग नहीं रहा ना कि चल रहे हो, ये कोई चलना हुआ, तो क्वासी स्टैटिक हो आप रुके हुए जैसे प्रतीत हो रहे हो लेकिन चल रहे हो। तो ये स्टैटिक प्रोसेस क्वासी स्टैटिक कहलाती है। व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड्स इन सच ए मैनर दैट द सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटली क्लोज टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह से क्वासी स्टैटिक में कि हम करते क्यों है, ये भी रीजन देख लो। हमारे पास अगर मान लीजिए इस तरह से कोई सिस्टम है, इस तरह से हम एक रख लेते हैं, इसके ऊपर पिस्टन, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बहुत सारे वेट रख लेंगे छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे वेट रख लेंगे इस तरह से, और हम क्या करेंगे धीरे धीरे एक एक वेट को इस तरह से देखते हैं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये वेट है यहां पर, इसने क्या कर दिया, वेट रखा तो इसने इसको दबा देना नीचे, पिस्टन को नीचे दबा देना है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर वाले वेट को उठाएंगे, इसको उठा देंगे, फिर ऊपर वाले को उठा देंगे, फिर ऊपर वाले को उठा देंगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे वेट उठाने से ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और हर एक पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर धीरे धीरे मेजर करते जा रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वेट उठाते जा रहे हो। वेट जैसे जैसे इसके ऊपर से उठता जाएगा वैसे वैसे ऊपर जाता रहेगा। इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो क्वासी स्टैटिक होती है। क्यों करनी है, ताकि भाई साहब हम उसकी वैल्यूज देख सकें, प्रॉपर्टी की देख सकें, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ देख सकें। ओके, तो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जीरोथ लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो टेम्परेचर क्या है। अब आपको कोई पूछे कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर आप कहोगे, टेम्परेचर इस तरह से लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज गर्म कितनी है ये हमें टेम्परेचर बताएगा। ये हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर की कोई चीज गर्म कितनी है, उसी से हम टेम्परेचर कहते हैं कि ये 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम कहेंगे ये इतना गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमें ये बताता है। तो हमें क्या करेंगे, एक दो जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हमने अलग अलग स्केल बना रखे हैं, अलग अलग स्केल बना रखे हैं। जो स्केल जो है वो हमें मेन पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो हम मेनली जो बात करते हैं, हम सेल्सियस की बात करेंगे, सेल्सियस की बात करेंगे, जिसको सेंटीग्रेड भी हम बोल देते हैं, सेल्सियस, सेल्सियस की बात करेंगे। और सेंटीग्रेड एक ही बात है, सेंटीग्रेड बोल देते हैं इसको हम। या हम बात करेंगे फारेनहाइट की, फारेनहाइट की, फारेनहाइट, इस तरह से। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो देख लेना यार। केल्विन, केल्विन की बात करेंगे। इस तरह से हम टेम्परेचर के अलग अलग स्केल देखेंगे। ओके, तो हमारे पास याद रखना, एक स्केल को कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। अब कैसे याद करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चीज को याद कर लो, याद कर लो। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको याद कर लो, एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। अब आप डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना चाहते हो, फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलना चाहते हो, केल्विन को आप सेंटीग्रेड में, किसी को किसी में मर्जी बदल लो। इस फॉर्मूले को याद कर लो बस। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चीजें आपको समझ आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आ गई है, नहीं आई तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। ठीक है अभी भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं समझ आया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक बातें, इससे ज्यादा आराम से कोई पढ़ाना मुश्किल ही है। आपको ये चीजें पढ़ाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किल होगा अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी। ठीक है, और आपको जो है अभी एक लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप मेरे साथ जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हो। एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हो, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो, एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। गियर इंस्टीट्यूट की ऐप है, तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आप, क्लास खत्म है आज की, कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे 3-4 लेक्चर हो जाए, तो हम कोशिश 4 लेक्चर इतने में खत्म करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम जा सकते हैं, क्लास छोड़ें और जाएं। चलिए, राज कावड़े, ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू राज कावड़े। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, और कल दोबारा मिलते हैं।